दोबारा से करियो, बता दियो पहले, 1 सेकंड रुक जा जरा। जय श्री राम बच्चों, कैसे हो सब लोग। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने सारी की सारी बातें कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, सन की बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह, खून का बादशाह, इस सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से आगे की तुगलक डायनेस्टी के अगले शासक के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि उसकी 4 योजनाओं ने उसको पागल, सन की, रक्त पिपासु, जनता का दुश्मन, इस तरह की चीजों को साबित करके रख दिया था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से आगे की, ठीक है ना बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने, जब मैंने लास्ट वीडियो का अंत किया था तो मैंने मोहम्मद बिन तुगलक की समाप्ति की घोषणा आपको कर दी थी, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से आगे की कहानी। मोहम्मद बिन तुगलक से आगे की कहानी, लास्ट बात यह हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हुई थी, ठीक। ये सिंध जाते समय ठट्टा के पास गोडाल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर आकर शासन संभालता है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम बताया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक यहां आकर शासन संभालता है। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, मैं आगे चलकर बताऊंगा। इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक सिंध के पास 20 मार्च 1351 को हुआ। पहली बार जो इसने राज्याभिषेक कराया वो 20 मार्च 1351 को ठट्टा सिंध के पास हुआ और दूसरा राज्याभिषेक होता है इसका अगस्त 1351 में। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक होता है अगस्त 1351 में। अब ये है कौन भैया? ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हैं। ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और एक सिपहसालार थे जिनका नाम था रजब। किसका बेटा था? रजब का बेटा था, ठीक है, रजब का पुत्र था, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इनके पिता का नाम कौन? रजब। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की बात करते हैं, ठीक। खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था। खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था, ठीक है ना बच्चों। इसने बहुत सारे कष्टकारी जो कर लगे हुए थे, ठीक है ना, जो बहुत सारे राजस्व लगे हुए थे, टैक्स लगे हुए थे, उसने वो सारे के सारे टैक्स खत्म कर दिए और उसने सारे लगभग 24 कर, ठीक है ना बच्चों, लगभग 24 कर इसने समाप्त कर दिए। लगभग 24 कर यानी टैक्स समाप्त करके, लगभग 24 यानी, ठीक है, टैक्स समाप्त करके इसने केवल 4 तरह के टैक्स को अप्लाई किया, ठीक है ना। इसने केवल 24 तरह के टैक्स समाप्त करके कुल 4 तरह के, ठीक। फाइनली इसने कहा कि अब हमारी जनता को, अब हमारी प्रजा को केवल 4 तरह के कर देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था बच्चों जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों को जजिया कर इससे पहले नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो बच्चों, खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा था, ठीक। कासिम, ठीक। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकारी पदों को समाप्त कर दिया था और जनता को राहत देते हुए मात्र 4 टैक्स वसूलने की इजाजत दी थी। मात्र 24 खत्म करके केवल 4। कौन कौन से थे यह भी आपको बताया जाएगा। और बच्चों, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है ना बच्चों। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था बच्चों,
ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और ये बिल्कुल कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये हिंदुओं को जिम्मी कहता था बच्चों। ये क्या, किस नाम से, ये हिंदुओं को किस नाम से पुकारता था? ये हिंदुओं को जिम्मी नाम से पुकारता था। अब जिम्मी कौन होते हैं? जिम्मी होते हैं इस्लाम स्वीकार ना करने वाले। जिम्मी कौन होते हैं? इस्लाम स्वीकार ना करने वाले, ठीक है ना, इस्लाम स्वीकार ना करने वाले। इसलिए इसने हिंदुओं को किस नाम से पुकारा? जिम्मी के नाम से पुकारा, और इसी ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगा दिया था। इसने एक सिंचाई के लिए टैक्स भी लगाया था बच्चों, जो उपज का 1/10 हुआ करता था। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम स्वीकार न करने वाले व्यक्तियों को, ये हिंदुओं को जिम्मी कहता था, और ये पहला मुसलमान था जिसने पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर कर लगाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का तो आप लोगों को पता ही है कि उसने बहुत तरह के अनाप शनाप कर लगा दिए थे, क्योंकि उसकी तो राजस्व व्यवस्था की इतनी ज्यादा धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके पास पैसे का बहुत अभाव था, उसको जनता से पैसा चाहिए था, अपने राज खजाने को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाए, जिसकी वजह से बहुत सारा कर्ज हो गया। इसने उनके कर्जों को भी माफ कर दिया बच्चों, इसने उनकी कर्जों को भी माफ कर दिया। ठीक है ना बच्चों, इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, वो भी इसने माफ कर दिया। ठीक है ना, इसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, इसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, और जो सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। इसने जो सिंचाई कर लगाया वो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। एक बात और मैं बता दूं, इसका उद्देश्य अपने समाज को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना नहीं था, नीति विस्तार कर नहीं था। इसको सबसे ज्यादा इच्छा इस बात की थी कि बेशक मेरा साम्राज्य बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं उसे सुरक्षित बनाए रखूं। तो इसकी नीति विस्तार नीति नहीं थी, इसकी नीति विस्तार नीति नहीं थी। ये अपने शासन को दूर दूर तक फैलाना नहीं चाहता था, बल्कि अपने शासन को सुरक्षित बनाने की नीति पर चलता था, सुरक्षित बनाने की नीति पर चलता था। ठीक है ना बेटा, ये अपने शासन को दूर दूर तक नहीं फैलाना चाहता था, बल्कि क्या चाहता था कि मेरा जितना भी शासन बचे सुदृढ़ तरीके से बचे, और वो अपने इस शासन को बचाए रखना चाहता था, साम्राज्य विस्तार नहीं चाहा जाता था। जितने भी अनाप शनाप टैक्स लगाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसकी वजह से जनता के ऊपर दुनिया भर का कर्जा हो गया था, इसने उन ऋणों को भी माफ कर दिया। बच्चों, इसने 9 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, बहुत बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है ना, संभवतः यह पहला शासक था जिसने इतनी बड़ी बड़ी नहरें बनवाई, और इसने राजकीय पदों को भी वंशानुगत बना दिया। मेरे बच्चों, राजकीय पदों को इसने वंशानुगत बना दिया, और इसने सैनिकों को वेतन में जागीर देना शुरू कर दिया। इसने राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत मतलब पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, यानी पुत्र के पुत्र का पुत्र। वंशानुगत का मतलब है राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, या वजीर का बेटा वजीर, उसका बेटा फिर वजीर। तो इसने क्या किया? राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने ज्यादातर सैनिकों को वेतन ना देकर जागीरें देनी शुरू कर दी। बच्चों, इसने ज्यादातर क्या किया? वेतन ना देकर जागीरें देनी शुरू कर दी। इसने दासों की देखभाल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, बताइए मध्यकाल का वो शासक बताइए जिसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। वो मुस्लिम शासक बताइए मध्यकाल का जिसने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। बच्चों, दासों की रखवाली के लिए इसने दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी। और मैं आपको बता दूं, इसने कौन कौन से 4, मैंने अभी आपको बताया था कि इसने 24 कर समाप्त करके केवल 4 कर रखे। एक कर था खराज, ठीक है ना, ठीक, पहला कर था खराज, जिसे आप लगान भी कह सकते हो, जिसे आप क्या कह सकते हो? लगान कह सकते हो। दूसरा था खुम्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी खुम्स की बात हुई थी, और भी कई सारे शासकों के बारे में हमने बात करी। खुम्स होता था युद्ध में लूट का माल, ठीक है ना, ये दूसरा टैक्स था, युद्ध में
लूट का माल किस नाम से जाना जाता था? खुम्स। और तीसरा टैक्स था जजिया, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया, ये गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था, इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया। और चौथा दिया जाता था जकात, चौथा दिया जाता था जकात। तो 24 कर समाप्त होने के बाद, 24 कर समाप्त होने के बाद केवल 4 कर बचे, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। कौन कौन से? खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया यानी धार्मिक आधार पर कर जो गैर मुस्लिम व्यक्तियों पे लगाया जाता था, हिंदुओं पर लगाया जाता था, और जकात हमारे मुस्लिम भाइयों को चुकाना पड़ता था। तो बच्चों सबसे बड़ी बात इसने क्या कर दिए? 4 तरह के टैक्स लगाए, 24 तरह के टैक्स समाप्त कर दिए मेरे भाइयों। 4 तरह के टैक्स लगाए, 24 तरह के कर समाप्त कर दिए। और दासों की देखरेख के लिए जो इसने विभाग बनाया, उसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है बच्चों। और अपने सैनिकों को ये जागीर दिया करता था वेतन के बदले में। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बढ़िया करके समझ में आ रहा होगा। बच्चों ये वो सुल्तान है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा नगरों की व्यवस्था करी। ठीक है ना, 1 दर्जन से ज्यादा नगरों की व्यवस्था करी। बच्चों इसने फतेहाबाद बनवाया, ठीक है, फतेहाबाद बनवाया, फिरोजपुर इसने बनवाया बच्चों, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये सारी की सारी चीजें फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये सारे के सारे नगर इसने बसाए। 1 दर्जन से भी ज्यादा बड़े नगरों की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। पहला सुल्तान था बच्चों, ये पहला सुल्तान था जिसने हज जाने वालों के लिए राजकीय खर्चे की व्यवस्था की थी। सरकारी पैसे पर राजकीय के खर्चे पर हज यात्रा करवाई जाती थी इसके काल में। ठीक है ना, ठीक, ये पहला सुल्तान था जिसके काल में हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था की जाती थी। मैं लिखता भी हूं और आप लोगों के लिए टाइप मटेरियल भी लेकर आता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और आप लोग इन सब चीजों को लर्न कर सको। ठीक है ना बच्चों। तो इसने राजकीय खर्चे के ऊपर हज यात्रा की व्यवस्था की थी। जब ये सुल्तान था तो इसने मेरठ और खिजराबाद के पास एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं टोपरा गांव, सम्राट अशोक के 2 स्तंभ इसने दिल्ली मंगाए और उनको स्थापित कराया। इसने अपने शासन काल में मेरठ और खिजराबाद कहां पड़ता है? टोपरा के पास पड़ता है। सम्राट अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली मंगाए और इसने उनको स्थापित करवाया। ठीक है ना बच्चों, इसने उनको स्थापित करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्के भारी संख्या में जारी कराए। चांदी और तांबे को मिक्स करके बहुत बड़ी मात्रा में इसने सिक्के जारी करवाए और इन सिक्कों को कहा जाता था अद्धा और विक। इन सिद्धों को क्या कहा जाता था? सिक्कों को क्या कहा जाता था? अद्धा और विक। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए सल्तनत काल का वो सुल्तान जिसने अद्धा और विक जलवाए, तो वो है, आपको पता ही है कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अद्धा और विक चलवाए। ठीक है ना बच्चों। एक बात और, इसने खान ए तेलंगानी का मकबरा, ठीक है ना, इसने जो इसके काल में एक मकबरा बना जिसका नाम था खान ए तेलंगानी। ठीक है, इसके काल में एक मकबरा बना जिसका क्या नाम था? खान ए तेलंगानी। बच्चों ये मकबरा इतना बेहतरीन मकबरा माना जाता है कि जेरूशलम में एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है उमर मस्जिद। इस मकबरे की तुलना उमर ए मस्जिद किससे? उमर ए मस्जिद। इस मकबरे की तुलना किससे की जाती है? उमर ए मस्जिद से की जाती है। और उमर ए मस्जिद कहां स्थित है बच्चों? जेरूशलम में स्थित है उमर ए मस्जिद या उमर के मस्जिद। तो इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से बहुत बड़ी मात्रा में जो सिक्के जरवाए, उन सिक्कों का नाम था अद्धा और विक। और बेटा जो मुस्लिम महिलाएं थी
विधवाएं थीं और लड़कियों थी, इसने उनकी मदद करने के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना कराई। तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तांबे के सिक्के चलवाता है ये चांदी और तांबे के मिश्रण के सिक्के चलवाता है, जिसे अद्धा और विख कहा जाता है। खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूशलम के उमर के मस्जिद से की जाती है, ठीक है ना बच्चों। अनाथ और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये दीवान एक खैरात नामक विभाग स्थापित करवाता है। अनाथ और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये दीवान एक खैरात नामक विभाग स्थापित करवाता है, दीवान एक खैरात, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम लोग पूरी कोशिश करो, पूरी चीजों को याद करने की कोशिश करो। मैं क्लासरूम में तुम लोगों से सुनता भी हूं और मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इस बार तुम लोगों ने दिया, देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई बच्चों। क्योंकि तुम इतनी बात तो सोच के चलो ना कि जब आंखों ने अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल और क्या आसान, जो ठान लिया तो ठान लिया। इस बार सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी है, ठान लिया तो ठान लिया। फिर से सुनो, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल अब क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्योंकि दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मेहनत का मजा भी आएगा। तो बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसने अनाथ और मुस्लिम महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए क्या बनवाया है, दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना करवाता है, ठीक है बच्चों। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से इसने 1300 ग्रंथों को लुटवाया, ठीक है ना। और जो लूटे हुए ग्रंथ थे ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से, 1300 ग्रंथों में से जो लूटे हुए थे, फारसी विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलापते फिरोज शाही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या नाम है अलाउद्दीन द्वारा जो किताब लिखी जाएगी, जो अनुवाद किया जाएगा, दलापते फिरोज शाही, ठीक है। दलापते फिरोज शाही के नाम से इसने उनको अनुवाद कराया। बच्चों कहां था ये ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथ थे, जिनमें से कुछ का इसने फारसी में अनुवाद कराया। और उस अनुवाद का नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुवाद का नाम क्या था, दलापते फिरोज शाही। बच्चों ये सल्तनत काल का वो सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा दास थे। बच्चों मेरे को जो रिकॉर्ड चेक किया मैंने, तो उसके अंदर 1,80,000 तक दासों की संख्या थी इसके पास, 1,80,000 तक दास थे इसके पास। ये मध्यकाल का वो सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा दास थे, 1,80,000 तक, ठीक है ना बच्चों। इसके दरबार में जियाउद्दीन बरनी रहा करते थे, ठीक है। इसके दरबार में जियाउद्दीन बरनी रहा करते थे, इनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। तारीखे फिरोज शाही याद होगा आप लोगों को, मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। तारीखे फिरोज शाही और फतवा-ए जहांदारी किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है, तारीखे फिरोज शाही और फतवा-ए, ठीक है। तो बच्चों आगे हम बढ़े तो मैंने आपको बता दिया इसके दरबार में जियाउद्दीन बरनी थे और शम्स-ए सिराज अफ्रीका भी इसके दरबार में थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था फतुहात। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था फिरोज शाही। क्या थी फतुहात-ए फिरोज शाही? क्या थी? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था। दावा ठोक कर कह रहा हूं, जो करा रहा हूं एसएससी के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी, किसी कीमत पर नहीं आएंगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को तसल्ली से तैयार कर लिया, मध्यकाल पूरा आप लोगों का हो जाएगा और उससे बाहर कभी कुछ नहीं झांक सकता, क्योंकि सब चीजें तो आप लोगों को बता दी हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था फतुहात-ए फिरोज शाही, ठीक है ना बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया जियाउद्दीन बरनी की जो किताब है उसका क्या नाम है, तारीखे फिरोज शाही और फतवा-ए जहांदारी।
जियाउद्दीन बिरनी की प्रमुख कृतियां हैं तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहानदारी। बच्चों, इसने अपने शासन काल में दंड विधान को मानवीय बना दिया, यानी दंड बहुत ज्यादा सख्त नहीं होगा, मानवीयता के आधार पर दंड दिया जाएगा। बच्चों, इसने 1360 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। इसने 1360 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। बच्चों, जाजनगर नामक स्थान पड़ता था उड़ीसा में, और वहां के शासक भानुदेव थर्ड को इसने हराया। और हमारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसका आज की तारीख में भी बहुत महत्व है बच्चों, हर साल वहां पर भगवान दाऊ, कृष्ण जी और सुभद्रा माता की रथ यात्रा निकाली जाती है। और जो पुरी के उड़ीसा के जो राजा हैं, वहां पर जो राज परिवार के सदस्य हैं, उस महान रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। मनोरम दृश्य होता है बच्चों। पूरे संसार के लोग वहां पर जगन्नाथ यात्रा को देखने के लिए आते हैं। पूरे संसार में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस यात्रा होती है, श्रद्धा का केंद्र होता है। लाखों श्रद्धालु वहां जुटते हैं और आकर इस रथ यात्रा में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। लेकिन भानुदेव थर्ड को हराकर इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के ऊपर बहुत सारे हमले शुरू से ही इन आतताइयों, इन राजाओं के द्वारा किए गए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया था इसको। ठीक है ना बच्चों? इसने 1361 में नगरकोट पर आक्रमण किया। नगरकोट में आप लोगों ने नाम सुना होगा, नगरकोट की देवी है, ठीक है ना, वहां पर जात लगाने जाते हैं नगरकोट में। इसने नगरकोट पर आक्रमण किया और वहां के राजा को पराजित करके ज्वालामुखी मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहां के राजा को पराजित करके ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। अभी मैंने तुम्हें बताया था, इस ज्वालामुखी मंदिर से बहुत सारे ग्रंथ भी लूटे गए थे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। इसने दारुल शफा नामक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी कराया। इसने दारुल शफा नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी कराया और इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ करता था। गरीबों का मुफ्त इलाज। ठीक है बच्चों? इसने दारुल शफा नाम से एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी कराया, जहां पर गरीबों का मुफ्त इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है ना बच्चों? इसने कई सारे टैक्स समाप्त कर दिए और ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐतिहासिक चीजों से, प्रमाण से पता चलता है कि फिरोजाबाद नामक जो नगर इसने बसाया था, इसको फिरोजाबाद बहुत पसंद था। अपने बसाए हुए नगरों से, मैंने आपको बताया इसने काफी सारे नगर बसाए थे, तो उन बसाए हुए नगरों में से इसको फिरोजाबाद बहुत ज्यादा पसंद था। और दारुल शफा नामक जो राजकीय अस्पताल इसने बनवाया, उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। गरीबों का उसमें मुफ्त इलाज किया जाता था। इसने बहुत सारे मकतब बनवाए। इसने 13 मदरसों की स्थापना भी कराई। कितने मदरसों की स्थापना कराई? 13 मदरसों की स्थापना कराई। ठीक है ना बच्चों? 13 मदरसों की इसने स्थापना कराई। इसने क्या करा? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह कोटला, जरूर सुना होगा आप लोगों ने नाम, जाकर देखकर आना। दिल्ली के अंदर तो कम से कम जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं आपको जाना चाहिए। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग, फिरोज शाह कोटला के नाम से जो फेमस है, इसी ने ही बनवाया था। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह का दुर्ग इसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है ना बच्चों? ठीक, कोटला फिरोज शाह का दुर्ग इसके द्वारा बनवाया गया। बच्चों, इसने अपने जारी सिक्कों पर खलीफा अंकित करवाया और अपने बेटे का नाम, जो इसका उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था फतेह खान, ठीक है ना, उन सिक्कों पर इसने अपने उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम भी करवाया। और एक बात और प्रमाण मिलते हैं, इसने शंशगानी नामक सिक्का चलाया था, जिसको 6 जीतल कहा जाता था। 6 जीतल, ठीक है? तो शंशगानी नामक सिक्का चलाया था।
इसने शंशगानी नामक सिक्का चलाया था जिसको 6 जीतल कहा जाता था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला इसने बनवाया, ठीक है, इसने शंशगानी चलवाया। इस सीरत ए फिरोज शाही से भी इसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। सीरत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक से भी, ठीक है, लेकिन इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, इसके लेखक अज्ञात माने जाते हैं, इसके लेखक के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन इसके बारे में फिरोज शाह के काल के बारे में काफी कुछ पता चलता है सीरत फिरोज शाही नामक पुस्तक से। और इसने, मैंने आपको बताया, इसने अपने सिक्कों पर खुद को खलीफा अंकित करवाया और साथ ही अपने बेटे फतेह खान का, फतेह खान इसका उत्तराधिकारी भी होगा, फतेह खान का नाम अंकित करवाया, ठीक है ना। इतिहासकार जो ये कहते हैं कि ये बंदा जो इतना सफल हुआ, इसकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय जाता था इसके प्रधानमंत्री को। इसके प्रधानमंत्री का नाम था खाने जहां मकबूल। इसके प्रधानमंत्री का नाम था खान ए जहां मकबूल, खान ए जहां मकबूल, ठीक है। कौन था इसका प्रधानमंत्री? था इसका प्रधानमंत्री का जो नाम था वो था खान ए जहां मकबूल, और वो योग्य प्रधानमंत्री था। योग्य प्रधानमंत्री होने के कारण इसकी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा इस श्रेय इसको दिया जाता है। तो बच्चों, इसका जो शासन था वो कल्याणकारी था, निरंकुशता के सिद्धांत पर भी आधारित था, लेकिन वो निरंकुशता कल्याण को लेकर थी। किसको लेकर थी? कल्याण को लेकर थी। तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं मेरे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इतिहासकार एल्फिंस्टन नामक एक बहुत बड़े इतिहासकार ने, और एक बहुत बड़े इतिहासकार और हैं जिनका नाम है हेनरी इलियट। एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने इन्हें सल्तनत काल का अकबर का दर्जा दिया है। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बच्चों, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो जाती है। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आता है वो होता है तुगलक शाह। इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं, क्या नाम है उनका? फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना तुगलक शाह। 1388 से 89 तक ये तुगलक शाह भारत का शासक यानी सुल्तान बन जाता है, ठीक है ना। और जब ये सुल्तान बना तो ये गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक शाह का उत्तराधिकारी, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना तुगलक शाह, जो फिरोज शाह के पुत्र फतेह खान का बेटा था, और तुगलक शाह गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड की उपाधि के साथ बैठता है। किस उपाधि के साथ? गयासुद्दीन तुगलक सेकंड की उपाधि के साथ बैठता है। बच्चों, ये बहुत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, विलासी प्रवृत्ति, ऐशो आराम पसंद व्यक्ति है। इस कारण सरदार इसको 1389 में इसकी हत्या कर दी जाती है। 1389। तुगलक शाह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए इसके सरदारों ने इसकी 1389 में हत्या कर दी। और इसके बाद जो अगला व्यक्ति, तो छोटे छोटे हैं, ये तो 1-1, 1.5, 2-2 साल तक है, इनको कोई ज्यादा प्रशासनिक सुधार नहीं करे, इन्होंने कोई ज्यादा बिल्डिंगों का निर्माण नहीं कराया, इन्होंने कोई बहुत ज्यादा विजय प्राप्त नहीं करी, ठीक है। और अब 1389 में इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? तुगलक शाह की। किसने करी? इसी के सरदारों ने हत्या कर दी, क्योंकि यह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसका जो उत्तराधिकारी आएगा, उसका उत्तराधिकारी का नाम होगा जफर खान का जो बेटा होगा अबू बकर। कौन था ये फिरोज शाह तुगलक के पोते जफर खान का बेटा अबू बकर बना। 1389 में दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन? अबू बकर। तुगलक शाह का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के पोते जफर खान का बेटा अबू बकर बना, जो फरवरी 1389 में दिल्ली का सुल्तान बन गया,
ठीक है ना बच्चों। और अब ये भी बहुत कम समय तक शासन कर पाते हैं, ये भी बहुत कम समय तक शासन कर पाते हैं, ठीक है। अगस्त 1390 में शहजादा मोहम्मद, अगस्त 1390 में शहजादा मोहम्मद अबू बकर को हटा देते हैं, इनकी पदवी से अपदस्थ कर देते हैं, ठीक है, अपदस्थ कर देते हैं और नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली की गद्दी सौंप देते हैं। इनका शासन चलेगा 1394 तक, 1390 से 1394 तक इनका शासन चलेगा। और इसके बाद बात आती है नसरुद्दीन महमूद शाह की, इसके बाद बात आती है, पहले ये बात आप कर लीजिए, इसके बाद अगला शासक आएगा नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से लगभग कई जगह ऐतिहासिक ग्रंथों में 1394 मिलता है और कई जगह 1395 मिलता है। देखिए बच्चों, मैं फिर आपको बता रहा हूं, हम इतिहास के लिए बहुत सारी पुस्तकों, बहुत सारे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ, कई जगह थोड़ा थोड़ा सा तिथि की असमानता उन जगह पर मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पुस्तकों में सेम तिथि हो। कुछ चीजों की, कुछ संस्मरणों की, कुछ तथ्यों की विभिन्नता इतिहास में पाई जाती है, क्योंकि जो इतिहास होता है वो प्राचीन काल के ग्रंथों, प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन काल के बहुत सारे जो चीजें प्राप्त होती हैं उन सब के ऊपर आधारित होता है। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। बच्चों, यह नाम मात्र का शासक रह गया था, इसका शासन तो केवल दिल्ली से पालम तक रह गया था, ठीक है ना। इसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था, ठीक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा बेटा था, ये नाम मात्र का शासक था और इसका जो शासन का एरिया था वो बहुत छोटा सा रह गया था, दिल्ली से पालम तक का। इसके समय में मलिक सरवर नामक एक कॉमन जेंडर ने एक जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, जिसका नाम शर्की वंश भी कहलाता है, ठीक है। इसके समय में मलिक सरवर नामक एक किन्नर ने उससे, ठीक है ना, उपाधि धारण करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसको शर्की वंश कहा जाता था। 1398 में अब होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैमूर लंग जो एक पैर से लंगड़ा है, तैमूर लंग जो एक पैर से लंगड़ा है, 1398 में एक भीषण आतताई तैमूर लंग दिल्ली पर धावा बोल देता है। इसी के काल में 1398 में एक पैर से लंगड़ा आतताई आक्रमणकारी तैमूर लंग दिल्ली पर धावा बोल देता है। और बच्चों, इसके धावा बोलते के साथ ही महमूद शाह और नुसरत शाह दोनों सुल्तान हैं, वो दिल्ली अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं, डर के मारा भाग जाते हैं। 15 दिन तक लगातार दिन रात लूट मार मचाता है तैमूर लंग। और जब तैमूर लंग दिल्ली से लौट रहा था तो अपने चेले, अपने गुलाम, अपने सेनापति खिजर खान को अपने जीते हुए इलाकों का राज्यपाल बना देता है, ठीक है ना बच्चों। इसी के काल में 1398 में एक भीषण आतताई तैमूर लंग ने आक्रमण किया और जिसकी वजह से ये सब छोड़कर भाग गए, शासन वगैरह सब छोड़कर भाग गए, अपनी अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए। 15 दिन तक वो दिल्ली में डटकर लूटपाट मचाता रहा और जब वो यहां से छोड़कर गया तो खिजर खान को जो इलाके उसने जीते थे वो छोड़ दिए अपने चेलों के पास कि भैया मैं तो चला, अब तुम संभालो शासन, ठीक। तैमूर लंग के आक्रमण के भय से दोनों सुल्तान कौन कौन, महमूद शाह और नुसरत शाह अपनी अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए, अपनी अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए। 15 दिनों तक इसने, तैमूर लंग ने दिल्ली में लूटपाट मचाई। इसने दिल्ली से जब ये लौट रहा था तो खिजर खान को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल बना दिया। अब तैमूर तो चला जाता है,
अब तैमूर तो चला जाता है, और जब तैमूर चला जाता है तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अपने वजीर मल्लू इकबाल की मदद से दिल्ली के ऊपर दोबारा अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तैमूर चला गया, तो तैमूर जाने के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह अपने वजीर मल्लू इकबाल की मदद से दिल्ली के ऊपर दोबारा अधिकार प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है, एक युद्ध में खिज्र खान के हाथों मल्लू इकबाल मारा जाता है। अब क्या होता है, तैमूर चला गया, नसरुद्दीन महमूद शाह ने अपने वजीर मल्लू इकबाल की मदद से दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, और एक युद्ध में खिज्र खान के हाथों मल्लू इकबाल मारा जाता है और नसरुद्दीन शाह, ठीक है ना, ठीक, मल्लू इकबाल मारा जाता है तो नसरुद्दीन दिल्ली की सत्ता को दौलत खान लोदी नामक एक अफगान सरदारों के हाथ में सौंप देते हैं। क्या बताया मैंने, मल्लू इकबाल के मारे जाने के बाद नसरुद्दीन दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोदी के नाम से के व्यक्ति को सौंप देते हैं, और नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है 1412 में। ठीक, नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है 1412 में, ठीक है ना। अब क्या होता है, 1412 में इनकी मृत्यु के बाद 1413 में दौलत खान लोदी और खिज्र खान के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष होता है। किस किस के बीच में, दौलत खान लोदी और खिज्र खान के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और जीतता कौन है, खिज्र खान जीतता है। और आपको पता है खिज्र खान किस वंश का संस्थापक माना जाएगा, सैयद वंश का संस्थापक माना जाएगा, खिज्र वंश, ठीक है। सन 1413 में दौलत खान लोदी और खिज्र खान के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए युद्ध होता है, जिसमें खिज्र खान विजयी हो जाता है और एक नए युग का शुभारंभ होता है, जिस युग को कहा जाएगा सैयद वंश के नाम से इसको रखा जाएगा। तो बच्चों, आज हम सैयद वंश पर अपनी कहानी खत्म करके चलते हैं। अगली क्लास में हम सैयद, लोदी, मुगल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज की प्रेजेंटेशन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, अगर इस दर्द को कुछ दिन तुमने झेल लिया ना, तो ये दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये दर्द तुम्हें नौकरी दे जाएगा, और वो नौकरी में जो मजा है ना, वो मजे की तो बात ही छोड़ दो बच्चों। अपनी कमाई से आई हुई ताकत, अपनी कमाई से आई हुई संपत्ति, अपनी कमाई से आया हुआ ऐशो आराम बहुत मजा देता है बच्चों, बहुत सुख देता है। क्योंकि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और परेशानी सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। और अगर मिले असफलता तो हंसकर इसको स्वीकार करो, मिले असफलता तो हंसकर इसको स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई मेहनत में, शुरू से सुनो, मिले अगर असफलता तो हंसको इसको स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई मेहनत में देखो और सुधार करो। तो इसी के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे अपनी तैयारी में अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो उस कमी को देखें, विचार करें और मेहनत करें और सुधार करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं चलता हूं, और अगली कक्षा में हम लोग सैयद और लोदी के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत जल्दी मिला करेंगे अब हम। जय श्री राम बच्चों।